Chalo, boys and girls and boys, and let's start with a new topic today. And the name of the topic is departmental accounts. लिख दो departmental accounts. Departmental accounts. डिपार्टमेंटल अकाउंट्स. इस टॉपिक को लिखो. इस टॉपिक के बारे में एक मेजर कंफ्यूजन है बच्चों को, और वो कंफ्यूजन ऐसा है कि ये टॉपिक इजी है. अब ये इजी कब लगता है मैं आपको बताऊं कि जब आप उस लेवल की प्रॉब्लम नहीं करते हो जिस लेवल की प्रॉब्लम ये टॉपिक डिमांड करता है, तो टॉपिक इजी लगता है. बट यू हैव टू टेक माई वर्ड्स एंड मार्क माई वर्ड्स, दिस टॉपिक इज नॉट इजी, दिस टॉपिक इज टफ. एग्रीड. और इसका सबूत बता देता हूं मैं तुमको. इस टॉपिक पर 16 मार्क्स के 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, और दोनों बार यही क्वेश्चन रिस्पॉन्सिबल थे उस पेपर की बैंड बजाने के लिए. मैं न्यू सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूं, ओल्ड सिलेबस में आए हुए. न्यू सिलेबस में अभी ये टॉपिक अपना जलवा दिखाना बाकी है. तो 16 मार्क का क्वेश्चन आ गया था. लोगों ने और बाकी एक टॉपिक ब्रांच पे छोड़ के, ऑप्शन में छोड़ के गए थे. डिपार्टमेंट बोला कि परफेक्ट आता है अपने को, तो उन बच्चों के लिए, बेचारों के लिए 32 मार्क ऑटोमेटिकली ऑप्शन में छूट गए थे. और 32 मार्क प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ऑप्शन में छूट जाने के बाद में बैंड बजी जाती है. तो इस टॉपिक को एक वो चीज़ ना करें कि ये टॉपिक इजी है, ये गलत फहमी है. ये टॉपिक इजी नहीं है, मतलब माँ कसम मज़ा आता है, ऐसा टॉपिक है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. अब डिपार्टमेंट अकाउंट क्या होता है पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं, एंड देन इमीडिएटली विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. ये देखो, एक फ्लोर के ऊपर आप अलग अलग डिपार्टमेंट थ्रू काम करते हो. जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्लोथिंग डिपार्टमेंट होगा, ओके. उसके बाद में आपका मे बी टेलरिंग शॉप होगा. ये क्लोथिंग मतलब शर्टिंग शूटिंग. और फिर इधर क्या होगा कि आपके पास मे बी वो क्या कहते हैं उसको, रेडीमेड. और मे बी इधर एक्सेसरीज का डिपार्टमेंट होगा. अब ये पता करना कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसे परफॉर्म करना है, इसके लिए डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है. बट ध्यान रहे, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कहीं पर भी कंपलसरी नहीं है. डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इज नॉट कंपलसरी एनीवेयर. इट इज ओनली कंपलसरी फॉर इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस कंपनी में आपको जनरल इंश्योरेंस में फायर, मरीन और अदर इंश्योरेंस ऐसे ब्रेकअप करके दिखाना पड़ता है. बट इसके अलावा कहीं पर भी डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कंपलसरी नहीं है. जैसे आपने ऑडिट में पढ़ा होगा या कंपनी लॉ में पढ़ा होगा कि ब्रांच का ऑडिट होना कंपलसरी है, ऐसा डिपार्टमेंट के बारे में नहीं पढ़ोगे. सो डिपार्टमेंट डजंट हैव अ व्हाट आई कैन से लीगल मैंडेटरी सेपरेट बुक्स टू बी मेंटेन्ड. ब्रांच को मैंडेटरी होता है कि वहां से रिटर्न आना चाहिए, वहां का ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि ये सेम फ्लोर पर है. और ब्रांच कैसे होता है, अलग अलग लोकेशन पर होती है, तो उस पर कंट्रोल एक्सरसाइज करना पड़ता है. सो यहां पर ये क्या है, ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूप में काम करेगा आपके लिए. मैनेजमेंट को डिटेल्स और डेटा मिलता है कि क्या ये डिपार्टमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट में मार्जिन ज्यादा है, कौन से डिपार्टमेंट को एक्सपांड करना है. क्योंकि ओवरऑल जो आपको पता चलता है वो क्या पता चलता है कि बिजनेस अच्छा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यही बात पता चलती है ना अपने को. बट वो P&L अकाउंट से सिर्फ प्रॉफिट पता चलता है बिजनेस का, बट बिजनेस में कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा है ये नहीं पता चलता है. तो ये पता करने के लिए पेज नंबर 7.1 पर आओ, मतलब पेज नंबर 1 पर आओ. इधर आपको डीमार्ट दिख रहा है, डिपार्टमेंटल स्टोर, यस और नो. अब इधर किड्स सेक्शन है, टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन है, क्लोथ सेक्शन है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है. इन सभी के अपने अपने मैनेजर्स होते हैं जो इसको मैनेज करते हैं. अब प्रत्येक मैनेजर को कितना ज्यादा रेम्यूनरेशन दे, कितना पैसा दे, ये भी किस पर डिसाइड करता है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ईच डिपार्टमेंट. एम आई कम्युनिकेटिंग? सो दैट्स व्हाट ऑल इट इज अबाउट. अब बात क्या होती है कि तुम्हारे पास ट्रेडिंग P&L अकाउंट है बेटा. यू हैव गॉट व्हाट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. संतोष, ओ संतोष, मुझे बता अपने ऑफिस में क्या क्या काम चलता है, इनको बता बच्चों को. अच्छा, ये बंदा क्या बोल रहा है, सुनो सर, हमारे यहां पर क्या डिपार्टमेंट है, एक पेन ड्राइव का सेल होता है, एक लाइव बैच का भी, बुक्स और ये बाकी सभी चीजें. थर्ड, बुक सेल होते हैं. हाँ नहीं, सभी चीजें एक ही जगह पे है. एग्रीड. अगर मान लो कल को मैं ये भी चालू करूं, अदर फैकल्टीज की पेन ड्राइव रखूं इधर, एग्रीड. सपोज मान लो मैं ऐसा करूं, कर नहीं रहा हूं, ओके, हाँ हाँ
खाली फुकट गांव भर ढिंडोरा मत पीट दियो, कुछ नहीं कर रहा मैं सिर्फ समझा रहा हूं। सो अदर पेनड्राइव का काम करूं तो बेटा जी मेरे जो स्टाफ है वो तो सेम रहेंगे, एक स्टाफ और ऐड कर दूंगा। अब ऐसा थोड़ी ना बोलूंगा कि अदर फैकल्टी के पेनड्राइव के लिए एक स्टाफ है, इसके लिए एक है, इसके लिए एक है, नहीं। तुम देखते हो संतोष हर जगह पे काम करता है, तो ये संतोष है। इस संतोष तू मेरे लिए काम क्यों करता है? बस पूछ रहा हूं, क्यों करता है पूछ रहा हूं, बस ऐसे ही। किसके लिए काम करता है? सैलरी के लिए, प्यार के लिए नहीं ना? गुड। तो तुम सैलरी के लिए जब काम करते हो तो ये सैलरी आपको चारों में बांटनी पड़ेगी। इट इज कॉल्ड एज अपोर्शनमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ सम रेशियो विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन ओवरहेड्स। सो वही चीज सिखानी है मुझे डिपार्टमेंटल अकाउंट में कि आपको एक्सपेंडिचर दिए जाएंगे, उनको कैसे बांटना। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग यहां से शुरू होता है ऐसे, क्योंकि आपके पास एक्सपेंडिचर एक ही रहेगा। जैसे सैलरी, अब जैसे ये मेरा ऑफिस है मान लो, तो इस ऑफिस के यहां पर जितना भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वो एक ही है, बट इसको बांटना पड़ेगा मुझे 3 चीजों में। जैसे वो क्लीनिंग है, सारी चीजें, वो एक्सपेंस एक ही है बट वो बांटना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो देयर आर सम ways to distribute those expenses, and we are going to distribute those expenses and we'll get what? Departmental profit and loss. Am I communicating? So boys and girls, पेज नंबर 1 के ऊपर ही आपको यहां पर वर्डिंग क्या है? allocation of departmental expense है कि नहीं है? सो allocation का मतलब क्या बेटा? एक्चुअली इनकर्ड नहीं है, बट ये बांटना कैसे है? अलोकेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन, अपोर्शनमेंट, यस और नो? सो अब जरा देखो, ट्रैवलिंग एंड सेल्समैन सैलरी, सेलिंग एक्सपेंसेस, आफ्टर सेल सर्विस, डिस्काउंट अलाउड, फ्रेट आउटवर्ड्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड सेल्स मैनेजर सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स। ये कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो। ये सेल्स रेशियो में जाएगा, यस और नो? आगे, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, एयर कंडीशनिंग एक्सपेंसेस, हीटिंग, ये कौन से बेसिस पर जाएगा? फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड। एग्रीड? तो सेल्स से जुड़ा हुआ सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, रेंट रेट्स और ये सारी चीजें कौन से बेसिस पर? कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है उस डिपार्टमेंट ने। आगे क्या है? लाइटिंग, लाइट पॉइंट्स, इंश्योरेंस ऑन स्टॉक, एवरेज स्टॉक, इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग, एरिया ऑफ ईच डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, insurance on plant and machinery, yes or no? Group insurance premium, direct wages, power, hours worked into horsepower, depreciation, value of asset in each department, repairs and renewals, value of asset in each department, ये दोनों चीजें। कैंटीन एक्सपेंसेस, अंडरस्टैंड, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, क्योंकि एक मैनेजर भी उतना ही खाना खाता है और एक वर्कर लेबर भी उतना ही खाना खाएगा। सो नंबर के बेसिस पर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस और सैलरी। मैनेजर की सैलरी रहेगी 1 लाख और एक वर्कर की सैलरी रहेगी 10,000, तो कैंटीन एक्सपेंस ऐसे नहीं बांटने का 100:1। खाना तो दोनों सेम ही खाएंगे ना, इसके लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इंश्योरेंस, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एंड लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, अगेन इट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, क्योंकि वेलफेयर भी सैलरी के बेसिस पर वेलफेयर एक्सपेंस नहीं होता है, it is incurred on the basis of the number of the people. आगे, work manager salary, time spent in each department, carriage inward, purchases and expenses directly related to particular department, charge to respective department. अब आप सोच रहे होंगे इतना फास्ट क्यों पढ़ा? इतना फास्ट ही पढ़ने का घर पर भी, क्योंकि आगे जाकर आपको पता चलेगा क्वेश्चन में कि ये जो भी कुछ पढ़ा है उसमें से बहुत छोटी सी चीज काम आती है, क्योंकि एग्जामिनर खुद ही बताता है कि कैसे बांटना है। एक्सपेंस कैसे बांटना है वो एग्जामिनर ही बताएगा, इनकम कैसे बांटना है एग्जामिनर ही बताएगा, यस और नो? और बाकी की चीजें आपको ओवरहेड से पता चल जाएगी। एग्रीड? सो बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 1, रॉबिन हुड पांडे। Robin Hood Pandey is a retail trader whose stores has 2 departments dealing in clothing and sports equipment respectively. The following trial balance was extracted from the books at 31st December 2007. The accounting year ended. तो बेटा जी आप जरा ध्यान से देखो, सेल्स क्लोथिंग डिपार्टमेंट 1,20,000, सेल्स क्लोथिंग डिपार्टमेंट 1,20,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इसका भी क्या है? सेल्स 160,
ये यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, ये सेल्स क्लोथिंग है और सेल्स स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। फिर ओपनिंग स्टॉक क्लोथिंग और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 16,000, ये भी क्या है बेटा जी, ओपनिंग स्टॉक है। सो बेटा अगर जरा ट्रेडिंग अकाउंट को विजुअलाइज करोगे, सो ट्रेडिंग के क्रेडिट में और ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में, एक क्लोथिंग में जाएगा एक स्पोर्ट्स में। ओपनिंग स्टॉक डेबिट दोनों होंगे, हाँ या नहीं। परचेसेस क्लोथिंग एंड स्पोर्ट्स हाईलाइट करो, ये दोनों एक साथ दिए, इसको बांटना है। परचेसेस दोनों का कंबाइंड दिया है, दैट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस क्लोथिंग, ये जाएगा कहां पे, क्लोथिंग में। और यहां पर वापस बेटा एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस ही है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, यस और नो। सो ये कहां जाएगा, स्पोर्ट्स वाले कॉलम में। सेल्स एंड एडमिन एक्सपेंसेस क्लोथिंग, ये कहां जाएगा, क्लोथिंग में। और ये भी सेल्स एंड एडमिन ही है, आई एम सो सॉरी फॉर द प्रिंटिंग मिस्टेक। ये कहां जाएगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वाले डिपार्टमेंट में। कैपिटल, कैपिटल नहीं बांटने का, सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर का बंटवारा होता है, बैलेंस शीट आइटम का बंटवारा नहीं होता है। तो कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, रिजर्व बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैंक ओडी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, डेटर्स बैलेंस शीट असेट साइड, बिल्डिंग बैलेंस शीट असेट लेस फ्रॉम असेट, फर्नीचर बैलेंस शीट असेट लेस फ्रॉम असेट, व्हीकल्स बैलेंस शीट असेट, प्रोविजन फॉर लेस फ्रॉम असेट। फिर टोटल दिया, जीपी इज अर्नड एज फॉलोज, क्लोथिंग 1/3 ऑफ सेल्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3/10 ऑफ सेल्स। समझे, जीपी 1/3 बोला है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना, 3/10। एक चीज समझ में आ रही क्या, देखो एवरीवन, तुम्हें ओपनिंग पता होगा, तुम्हें सेल्स पता होगा, तुम्हें क्लोजिंग भी पता है, देंगे क्लोजिंग देंगे, ये रहा क्लोजिंग भी दिया है। सेल्स के ऊपर जीपी रेट पता है, बैलेंसिंग फिगर परचेसेस आ जाएगा। और दो जो परचेसेस है उसकी टोटल और जो परचेसेस वो मैच होना चाहिए। अपने को डिपार्टमेंट वाइज नहीं पता ना गुड़िया, ये स्प्लिट करना है तो कैसे है, प्रत्येक डिपार्टमेंट का ओपनिंग पता है, क्लोजिंग पता है, सेल्स पता है और यहां पे जीपी रेट पता है, तो जीपी भी निकल जाएगा। सो बैलेंसिंग फिगर विल बी व्हाट, परचेसेस, बट वो परचेसेस मैच होना चाहिए अपना टोटल परचेसेस के साथ। आगे अमाउंट प्रीपेड, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस क्लोथिंग 300, तो इसका एंट्री क्या होगा बेटा जी, प्रीपेड टू एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस, हाँ नहीं। सो अगर सुंदर टीचर को याद करोगे तो क्या बताते थे कि बैलेंस शीट असेट साइड प्रीपेड और एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस में से लेस, बट कौन से कॉलम में, क्लोथिंग, कि क्लोथिंग से ताल्लुक आता है ना। अगला क्या है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग, एंट्री क्या, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो क्या करोगे, एक्सपेंस में ऐड और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सो क्लोथिंग में इतना ऐड करोगे और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में इतना ऐड करोगे, यस और नो। अब आगे, द सेल्स स्टाफ रिसीव कमीशन इन जून ऑफ ईच ईयर based on the GP earned in the department in the previous financial year, clothing 2% of GP and sports equipment 3% of GP। इस लाइन का मीनिंग क्या है, कमीशन देंगे, मतलब जो करंट ईयर का फाइनेंशियल है उसका जो जीपी है उसके बेसिस पर कमीशन दिया जाएगा अगले साल, एग्रीड। तो इस बार आपकी एंट्री क्या करनी पड़ेगी, कमीशन टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। ये बोलने का स्टाइल है कि हर साल हम जो जीपी निकालते हैं उस जीपी का एक पर्टिकुलर परसेंटेज कमीशन देना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है जून में देंगे वो कमीशन। सो करंट ईयर में तो आउटस्टैंडिंग ही होगा ना। सो अपनी एंट्री क्या होगी, कमीशन टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कमीशन, और आउटस्टैंडिंग कमीशन विल गो एंड हिट इन दी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड और कमीशन विल हिट दी P&L अकाउंट। गो अहेड। अच्छा, जीपी पर भी निकाला तो भी वो कहां पे हिट करेगा, P&L अकाउंटिंग। इन जून 2007 एडिशनल फर्नीचर वाज एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 4,000 एंड वाज डेबिटेड टू परचेसेस। ये तो गड़बड़ हो गई, परचेसेस मतलब ऊपर वाला ही जो दिया हुआ है कितना, 1,92,000, वो वाला परचेसेस है। तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, परचेसेस में से लेस होगा, बराबर है। और फर्नीचर में ऐड, तो बेटा एंट्री होगी इसकी फर्नीचर टू परचेसेस। बेटा अब तू बोल रहा कौन से परचेसेस, मतलब जो टोटल परचेसेस है वो स्प्लिट कर कर कैसे करूंगा मैं,
टोटल परचेसेस है वो। सो बेटा जी कितना लिख दूं, 4000 और ये 4000, से यस। सो ये क्या होगा, फर्नीचर में ऐड और परचेसेस में से लेस, तो वो जो 1,92,000 का फिगर है गलत है, ये परचेसेस है नहीं, ये होना चाहिए 1,88,000। यस और नो, 192 में से कितना लेस किया, 4000। आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड annually on fixed asset at the following percentage of the cost of the asset held at the relevant accounting year end, building 2%, furniture 10% and vehicle 20%। depreciation less होगी वहां से, और ये कहां हिट करेगा, पी एंड एल अकाउंट। बट पी एंड एल अकाउंट तो अपना कॉलमनर फॉर्मेट है, तो उसको कैसे बांटना, तो एडजस्टमेंट जी इज कनेक्टेड टू आई। आई में लिखा हुआ है कि आपको डेप्रिसिएशन कैसे बांटना है, बिल्डिंग का आधा आधा, फर्नीचर का 3:2 में और व्हीकल्स का 5:7 में। से यस और नो। आगे क्या लिखा है, इन अगस्त 2007 अ मोटर व्हीकल विच हैड बीन बॉट इन जैन 2003 एट अ कॉस्ट ऑफ 6,000 वाज स्क्रैप। आगे क्या लिखा है, द फर्म डिड नॉट रिसीव एनीथिंग फॉर द स्क्रैप, आई विल हेल्प यू आउट व्हाट वी नीड टू डू अबाउट इट। इज दैट ओके? सो ये वाला एडजस्टमेंट हम पेंडिंग रखते हैं, आगे हम देखेंगे क्या करना है। अभी के लिए आपको क्या करना है, ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बनाना है कॉलमनर फॉर्मेट, और बैलेंस शीट बनाना है सिंगल फॉर्मेट, सिंगल कॉलम में, और उसको ये करना है। ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट यू हैव टू क्रिएट फॉर 1 कंप्लीट पेज एंड बैलेंस शीट यू हैव टू क्रिएट फॉर हाफ अ पेज और से। सो आर यू रेडी? सो बॉयज एंड गर्ल्स बी रेडी एंड लेट्स क्रिएट ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। सो लिखिए ट्रेडिंग and profit and loss account, कौन कौन आएगा ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट में, बताएंगे आप? क्लोथिंग और स्पोर्ट्स है ना, ओके। पहले क्लोथिंग लिखेंगे और फिर स्पोर्ट्स, क्लोथिंग और फिर स्पोर्ट्स। और उसी तरीके से आपने एक और चीज बना देनी है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट विल बी सिंगल कॉलम। चलो बताओ अभी पहला आइटम क्या है, सेल्स। आर यू रेडी? जल्दी से करो बेटा, मैं रुका हूं, जल्दी से, बी क्विक। पहला आइटम लिखेंगे बाय सेल्स और लिखेंगे 1,20,000, 1,60,000, और फिर ओपनिंग स्टॉक to opening stock and you are going to write down 10,000, 16,000। फिर आप लिखोगे टू परचेसेस, बेटा फिगर पता नहीं है हमें, ये हम कैलकुलेट करेंगे, सही है। फिर बेटा जी एक काम कर दूं क्या, इधर क्लोजिंग स्टॉक लिख दूं क्या, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये तो दिया हुआ है, कितना क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है बेटा एडजस्टमेंट नंबर बी में, 8,000, 14,000, ठीक है। एक एडजस्टमेंट बस मैं अभी सॉल्व करना चाहता हूं, उसके बाद में हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जाएंगे ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। वो सेल्स का जीपी रेट कितना दिया हुआ है, 2 GP, 1/3 ऑफ सेल्स है ना बेटा। सो 1,20,000 का 1/3 विल बी 40,000, सो ये आया 1/3 ऑफ 120। और दूसरे वाले का कितना बताया बेटा, 3/10 of 1,60,000 turns out to how much beta ji, 48,000। now boys and girls
logically, don't you think so, my purchases should match with 1,88,000, which should be the balancing figure. बताओ मुझे क्लोथिंग का कितना आ रहा है? yes. 78 आ रहा है क्या? और दूसरे वाले का बेटा? 1,10,000. That's absolutely right. अब बेटा एक बार इनकी टोटल ले लो. 1,10,000 प्लस 78,000. 1,88,000 मैच हो रहा है क्या? यस. सो बेटा जी, कैन आई नॉट से बाय जीपी ब्रॉट डाउन 78,000 and 1,10,000? Say yes. Oh. Sorry madam. तो ये आ जाएगा 40,000 और 48,000. बेटा अभी मैं क्या करूंगा, इधर टू कमीशन पेएबल लिख दूं क्या? क्योंकि जो इस बार का जीपी है उसके ऊपर हमें क्या देना पड़ेगा? कमीशन. हाँ है ना? इधर कमीशन पेएबल लिखो या कमीशन लिख दो. सो कितना आएगा? 40,000 इंटू 2%, 800, एंड 48,000 इंटू 2%, 960. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. सो यहां पर कीवर्ड था ये 78 और 1,10,000 कैसे है? ये 188 के साथ मैच हो रहा है और वही परचेसेस 3% है. ऐसा कैसा हो गया? ओ ये गलत हो गया बेटा, ये 3% है. सो 48,000 का 3%. यार मतलब इसके वजह से ना आधे बच्चे इधर खर्च हो जाते हैं. 1440. अब बेटा इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड. सो कम डाउन टू द बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड. आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन. सो कितना बोलेंगे बेटा जी? 800 प्लस 1440, 2,240. अभी अगर आप रेडी हो तो हम आगे बढ़े क्या? अब हम प्रॉब्लम को जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे करते जाएंगे. परचेस का था तो मैंने पहले करवा दिया, बट अभी हम प्रॉब्लम को पढ़ते पढ़ते जाएंगे. टू एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस बराबर है बेटा. इसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या? देखो, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस P&L अकाउंट में आएगा. पॉइंट नंबर सी में बेटा आपको एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस की एडजस्टमेंट मिलेगी. पॉइंट नंबर सी, क्लोथिंग में प्रीपेड है क्या? और एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस क्लोथिंग का दिया 15,000. सो चुप रहे झूठी नलायक गाय छाप. 15,000 में से कितना लेस करोगे? 300. 14,700 आएगा क्या? प्रीपेड है ना बेटा. और इसका कितना एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस? 16,920. ये 14,700 कैसे है समझ में आया? 300 लेस करके आ रहा है. 300 कहां पे? प्रीपेड नीचे दिया हुआ है. संतोष एक पेन दे रहे, ये टिकमार्क करना पड़ेगा. अच्छा, अब इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड. कितना जाएगा? सिर्फ 300. अब वो इधर दिख नहीं रहा है क्योंकि बेटा अपने पास इनर कॉलम नहीं है, इसलिए. तो अगर आप चाहो तो इधर वर्किंग दे सकते हो. इट इज 15,000 माइनस 300. चलो इसका सेकंड इफेक्ट दे दो बेटा जी. बैलेंस शीट में प्रीपेड एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस and it's absolutely right, 300. चलो बेटा, सेल्स के रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है? जाके देखो, एडजस्टमेंट डी है ना, आउटस्टैंडिंग. तो क्या करेंगे? ऐड. सो बेटा इधर क्या लिखेंगे? टू सेल्स एंड एडमिन. कितना बेटा है सेल्स एंड एडमिन? क्लोथिंग 7,400 है क्या? प्लस कितना? 200, 7,600 होगा. और दूसरा कितना? 5,840 प्लस 700,
5840 प्लस 700 कितना आ रहा है बेटा? 6540, एब्सोल्युटली राइट। सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा बेटा? लाइबिलिटी साइड में डालू क्या? सो क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग सेल्स एंड एडमिन एक्सपेंसेस। द फिगर वुड बी इन द ब्रैकेट 200 plus 700 and it turns out to how much? 900. That's correct. Capital, balance sheet, liability side. So I write down capital 20,000 इनर कॉलम में लिख रहा हूं, प्रॉफिट ऐड करूंगा। रिजर्व 21,460, फिर क्रेडिटर्स 5,800, बैंक ओडी, क्रेडिटर पे कोई नहीं एडजस्टमेंट 2,300। आई थिंक आई हैव डन विथ बैंक ओडी। नाउ डेटर्स कितना आएगा? 8,600, फिर बिल्डिंग एडजस्टमेंट है, बट बेटा लिख तो देते हैं। बिल्डिंग 20,000 इनर कॉलम में, क्या करना है आगे देखेंगे। डेप्रिसिएशन अभी नको करो बेटा। फर्नीचर इनर कॉलम में लिख दो बेटा, कितना है? 26,000। एग्रीड बेटा। फर्नीचर में एक एडजस्टमेंट भी की थी आपने, एक एडजस्टमेंट है, एडिशन हुआ है देखो फर्नीचर में, फर्नीचर एडिशन हुआ है देखो। सो कैन आई नॉट से ऐड परचेसेस, हाउ मच? 4,000। इनर कॉलम में आएगा 30,000। इसका क्या करना है देखेंगे, से यस। अच्छा, फर्नीचर के बाद व्हीकल्स 42,000। देखेंगे क्या करना है, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखकर छोड़ दिया। से यस। प्रोविजन अभी तक मैंने किसी का लिया नहीं है। अच्छा, एडजस्टमेंट नंबर ए हो गई क्या? टिक मार्क करो। एडजस्टमेंट बी बैलेंस शीट में नहीं लिखा, बैलेंस शीट में लिखो। एडजस्टमेंट नंबर बी, स्टॉक कहां लिखा बेटा? बैलेंस शीट में नहीं लिखा, सिर्फ ट्रेडिंग में लिखा है। स्टॉक इन द ब्रैकेट बताऊं, 8 + 14,000। ओ ओ ओ ओ ओ व्हीकल्स के नीचे जगह पाइजे। स्टॉक 8,000 प्लस 14,000, यू मीन हाउ मच? 22,000। अमाउंट्स प्रीपेड भी हो गया, डी भी हो गया ना बेटा? हाँ, ई भी हो गया, ओके। एफ एडिशनल है, वो हो गया, ठीक है। जी डेप्रिसिएशन निकालना है, और एच मोटर व्हीकल का करना है, और फिक्स्ड एसेट का डेप्रिसिएशन निकालने के बाद में कैसे बांटना है ये बात है। अब जरा पढ़ो डेप्रिसिएशन कैसे बोला है। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एनुअली ऑन फिक्स्ड एसेट एट द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। अंडरलाइन द वर्ड कॉस्ट ऑफ द एसेट। सो इट इज नॉट WDV, इट इज SLM मेथड। और कैसे बोल रहे हैं? हेल्ड एट द रिलेवेंट अकाउंटिंग ईयर एंड। इसका मतलब क्या है? ईयर एंड में जितनी भी आपके पास एसेट है उसके ऊपर आप कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब जो फर्नीचर है ना, बीच में एक्वायर किया जून 2007, उस पर भी ईयर एंड में रहेगा, तो आप कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? पूरे साल भर का। और दूसरा ऑप्शन क्या है? एक है पूरा साल भर का, क्योंकि क्या बोला है उन्होंने कि डेप्रिसिएशन चार्ज करो ऑन द एसेट हेल्ड एट द रिलेवेंट अकाउंटिंग ईयर एंड। उसका और एक अप्रोच क्या कर सकते हो? आपके फर्नीचर पर कितने महीने का करोगे? जून के आगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाँ नहीं, कितने महीने हो रहे? 7। अब कोई बच्चा पकड़ेगा कि सर जून एंड में, तो 6 महीने। 1 जून बोलेंगे तो कितना? 7 महीने। तो बेटा जी मैं यहां पर जब करूंगा डेप्रिसिएशन, सो आई विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट। ठीक है, तो फर्नीचर पर हम कितने महीने का? 7 महीने का, और बाकी के ओपनिंग बैलेंस पर कितना? पूरे 12 मंथ्स का। अब सुनो, घाई ना को करो, इधर मैं लेस करूंगा, लेस प्रोविजन फॉर डेप्री, घाई नको करो, सिर्फ समझो। इन द ब्रैकेट बेटा फर्नीचर का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कितना है? 9,000 है क्या?
है नहीं, प्लस क्या रेट है बेटा 10%. सो कैन आई नॉट से 10% ऑफ 26,000 प्लस 4,000 इंटू 10% इंटू 7/12. तुम्हें समझ में आई ये बात कैसे गिरा? 9,000 m प्लस 2,600 m प्लस 4,000 इंटू 10% इंटू 7/12 इज इक्वल टू m प्लस मेमोरी रिकवर. कितना आ रहा है? 11,833. 18,167. क्या ये बात समझ में आई सभी को? हैप्पी? अब ये बेटा वर्किंग नोट भी कर सकते थे. कैसे कर सकते थे वर्किंग नोट? डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर. सो डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर में हम क्या करते? 26,000 पर 10% और 4,000 पर हाउ मेनी मंथ्स? 7 मंथ्स. अच्छा, किसी व्यक्ति ने यहां पर पूरे के पूरे 30,000 पर 10% निकाल दिया होता तो गलत होता क्या? नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला ईयर एंड के बेसिस पर, और हमें अजम्पशन लिखना पड़ता है. इट इज अज्यूम दैट डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड फॉर द होल ईयर ऑन द असेट परचेस्ड. ऐसा होता है ना कि असेट परचेस पर पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और सेल करते हो कि नहीं करते. अच्छा, नेक्स्ट. अभी डेप्रिसिएशन कहां हिट मारेगा? P&L अकाउंट में, बट वो रेशियो में हम बाद में कर देंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते. बिल्डिंग पर कितना डेप्रिसिएशन है बेटा? 2%. और बिल्डिंग में कोई एडजस्टमेंट है क्या? बिल्डिंग में कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं. तो हम क्या करेंगे? लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. हाँ कर रहा हूं ना बेटा. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इन द ब्रैकेट 800 प्लस 2% ऑफ 20,000. कितना आ रहा है बेटा? 1200 टोटल आ रहा है क्या? 18,800 ना. क्यों गलत आ रहा है? कोई बात नहीं मैडम, होता है. गुड मॉर्निंग. ये बेटा अभी H को थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं. H को वर्कआउट करते हैं. H में क्या हुआ है पढ़ते हैं. एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? यहां तक आ गए बेटा आप? H में क्या लिखा है? इन August 2007 a motor vehicle which was bought in Jan 2003 at a cost of 6,000 was scrapped. The firm did not receive anything for the scrap. हमें स्क्रैप के बदले में कुछ नहीं मिला, और उन्होंने क्या कर दिया? अगस्त 2007 में एक असेट को स्क्रैप कर दिया. यस और नो? तो सुनो अब मेरी बात. मैं क्या बोल रहा हूं? व्हीकल्स कितने का है? 42,000 ओरिजिनल कॉस्ट है क्या? उसके दो हिस्से. एक स्क्रैप्ड. स्क्रैप्ड वाला कितना है उसका ओरिजिनल कॉस्ट? 6,000. और दूसरा वाला कौन सा है? दूसरा वाला रिटेन्ड. कुछ नया फर्नीचर बाय किया गया? ये नया व्हीकल बाय किया गया? नहीं. 36,000. एग्रीड? यस. अब मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा जी क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है? 20% है क्या व्हीकल पर? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैन 2003 में बाय किया था उसको, सॉरी 2007 में बाय किया था, अगस्त नहीं सॉरी, जैन 2003 में बाय किया. आई एम सो सॉरी टू क्रिएट सो मच ऑफ कंफ्यूजन, बट क्या है, अगस्त में स्क्रैप किया रे, बट बाय कब किया? जैन 2003. सो अगर मैं ईयर एंड दिसंबर मानता हूं, सो 2003 में डिप्रिसिएशन हुआ, 4 में हुआ, 5 में हुआ और 6 में हो गया. 7 में होना बाकी है क्योंकि 7 में होता है ईयर एंड के वक्त, तो अभी तक डिप्रिसिएशन नहीं हुआ. सो कुल मिलाकर मैं ये बोल सकता हूं क्या कि पर ईयर 20% इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज हुई थी, और स्ट्रेट लाइन मेथड है. सो अभी तक ये 80% डिप्रिशिएट हो चुका है. अभी तक ये 80% डिप्रिशिएट हो चुका है. मेरी बातें आपके माथे में पहुंच रही है क्या? तो बेटा जी क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि जो रिटेन्ड है, स्क्रैप्ड है, माइनस 80% कितना आएगा? 6,000 इंटू 80% कितना आ रहा है? 4,800. दिस इज प्रोविजन. तो 6,000 माइनस 4,800 कितना? 1,200. ये स्क्रैप किया गया, और स्क्रैप के बदले में हमें कुछ मिला गया? नहीं. और ये स्क्रैप वैल्यू इज अ लॉस.
ये लॉस हिट करेगा दो डिपार्टमेंट को, क्लोथिंग और स्पोर्ट्स से यस। सो बेटा क्लोथिंग को कितना हिट करेगा, जरा जाके देखो व्हीकल का 5:7 है ना, तो इधर आएगा 500 और इधर आएगा 700। ये समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है? 1200 इंटू 5/12 और ये आएगा 1200 इंटू 7/12। डू यू ऑल अप्रिशिएट? अब 36,000 पर डिप्रिसिएशन कितना आएगा एट द रेट ऑफ 20% बेटा, तो कितना आ जाएगा? 7,200। से यस और नो? तुम्हारे बुक्स में जो WDV दिखनी चाहिए व्हीकल की, वो कितनी दिखेगी? 36,000 माइनस 7,200, 28,800। बट बेटा मैं फिगर तो ऐसे नहीं दिखा सकता, मुझे ऐसा नहीं दिखा सकता मैं फिगर, नहीं सॉरी, इधर WDV इतनी नहीं दिखेगी, आई एम सो सॉरी, ये डेप्रिसिएशन आएगा सिर्फ, बट मैं ऐसा फिगर नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? ये जरा देखो, ये हुआ 36,000 में से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना? 7,200। प्रेजेंटेशन कैसा आएगा जरा देखो, व्हीकल 42,000 लेस स्क्रैप, जो स्क्रैप हुई वो कितने का स्क्रैप हुआ? 6,000। ओरिजिनल कॉस्ट में से ओरिजिनल कॉस्ट ही लेस होगी, WDV लेस नहीं, 36,000। अब लेस प्रोविजन, टोटल पहले वाला प्रोविजन कितना है? 20,400 माइनस 4,800, रिवर्स करेंगे ना, क्योंकि जो असेट स्क्रैप हो गई अब उसका प्रोविजन नहीं रहेगा। कड़ता का है, बचपन में क्या होगा? -4,800 माइनस करंट, और सॉरी माइनस नहीं, ऐड 7,200। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। टफ है, समझा क्या? जो असेट बेच दी उसको हमने कॉस्ट में से भी निकाल दिया, तो उसका प्रोविजन बुक्स में रखकर क्या करेंगे? तो उसका प्रोविजन तो हमें पता है ना, 80% तक उसका प्रोविजन में था, तो प्रोविजन में से लेस हुआ 4,800 और प्लस क्या करेंगे? 7,200। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, सो कितना आएगा? 20,400 4,800 प्लस 7,200 कितना आ रहा है? 22,800। बताइए, 13,200 ये हमारी एसेट की वैल्यू रहेगी। यस और नो? मुझे नहीं समझा, बताओ कैसे किया? 42,000 में से 6,000 क्यों लेस किया? स्क्रैप हो गया। दूसरा, फिर हमें प्रोविजन लेस करना है, सो प्रोविजन में ओपनिंग प्रोविजन है, उसमें से जो स्क्रैप हुआ उसका प्रोविजन माइनस किया और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ऐड किया, तो आपको क्लोजिंग प्रोविजन मिला, वो माइनस किए, तो हमको क्या मिल गया? WDV। तो अब यहां पर ये 7,200 दो डिपार्टमेंट में जाएगा, कौन से? क्लोथिंग और स्पोर्ट्स, 5:2 में। बता बेटा कितना है? 7,200 इंटू 5/12, 3,000 एंड दैट्स एब्सोल्युटली राइट। प्लीज कर लो इसको।
हैव यू ऑल डन? ओके, अब बेटा क्या करना है पता है, ये पी एंड एल अकाउंट में डालना है, ये भी पी एंड एल अकाउंट में डालना है, और ये वाली वैल्यू बैलेंस शीट में जानी चाहिए। तो बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, दिखाएंगे कैसे 6000 लेस किया और प्रोविजन लेस किया, ये पूरा प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में दिखाएंगे, हाँ या ना? तो चलिए आ जाइए बेटा जी। बैलेंस शीट में व्हीकल में पहले क्या करना है, लेस स्क्रैप, कितना लिखूं बेटा, 6000 लेस। फिर क्या करेंगे गुड़िया, इसमें क्या करेंगे, 36,000 आ रहा है ना, लेस प्रोविजन 22,800, सही है। आउटर कॉलम में गुड़िया कितना आ रहा है, 13,200। अब सेकेंड इफेक्ट देना है इनका डेप्रिसिएशन का और स्क्रैप वैल्यू का। सो पी एंड एल अकाउंट में आ जाओ, इधर लिखो 2 स्क्रैप ऑफ व्हीकल, जितना लॉस ऑफ स्क्रैप ऑफ व्हीकल 500 एंड 700, 2 और एक क्या आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, फर्नीचर और व्हीकल। सोच समझ के बताना, बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन कितना है, बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन कितना था, सोच समझ के बताओ। 400 बता रहे हो तुम, श्योर उसको? पहले का कैसे माइनस करेगी गुड़िया, गुंडू? हाँ, कितना बुरा लगेगा वो टीचर को, रात में अभी सपने में आएगी और गंदे गंदे बातें कर जाएगी, देखना फिर। डेप्रिसिएशन कितना आएगा बेटा जी, 200 और 200, क्यों? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा यहां पर पी एंड एल अकाउंट में करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा, एक्यूमुलेटेड नहीं आता इधर। अच्छा, फर्नीचर का करंट ईयर का बताओ सोच के, फर्नीचर का करंट ईयर का है ओ ये इसका जो टोटल आ रहा है ना वो, सो 11,833 माइनस 9,000 किया, सो 2833 है क्या? हो बाबू 2833 कैसे आ रहा, समझ में आ रहा है क्या? 11,833 में से 9,000 ओपनिंग है, वो माइनस कर दिया तो 2833 करंट ईयर का है। सो 2833 के लिए रेशियो क्या बोल रहे बाबू? मैं पूछ रहा हूं रेशियो क्या बोल रहे, तू क्या बोल रही? 30:2 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, सो ये बराबर बोली छोरी 1700, 1133। और व्हीकल का डिप्रिसिएशन कितना है बेटा, कितना गुड़िया? 7,200 है डिप्रिसिएशन करंट ईयर का। अच्छा, 3,000 एंड 4,200, 3,000 एंड 4,200। ओके, सो हैव वी डन ऑल द एडजस्टमेंट्स? पहले सारी एडजस्टमेंट कर ली क्या, देख लीजिए। ओके, नाउ जीपी आ गया, जीपी के बाद में एनपी निकालो बेटा। $11,500 आ रहा है क्या? और दूसरे वाले का 48,000 माइनस 1,440 माइनस 16,920 माइनस 6,540 माइनस 700 माइनस 200 माइनस 1,133 माइनस 4,200, 16,867। ये मैच हो रहा है क्या, देखो बेटा 16,867 मैच हो रहा है क्या गुड़िया? कैसे रहे, बुड्ढा तुमसे आगे चला गया है। मैं कैसे झंडू 16,867 आ रहा है क्या? अब 16,867 को कहां लेकर जाएंगे, कैपिटल में ऐड नेट प्रॉफिट इन द ब्रैकेट बेटा 16,867 प्लस बेटा उसका कितना आया था दूसरे वाले का
28,367 and then I take 48,367 and then when you have to take the total, what's the total? 81,007. 18,800 plus 300 plus 8,600 plus 18,167 plus 13,200 plus 22,000 81,067 ये 6 आना चाहिए. यस सो 81,067 पर टैली हो गया. बहुत गंदा लिखा बेटा, और थोड़ा गंदा लिख, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा. तो फिर वो ऐसे ही बोलेगी क्या व्हीकल का थोड़ा गलत होगा. अच्छे से लिखना गुड़िया. यस, मेजर प्रॉब्लम तेरा स्पेस का है. ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर यू आर गोइंग टू राइट इन द पेपर, तुमने एग्जामिनेशन फीस दी है ना, तो थोड़ा सा पेपर यूज कर लेने का, कोई दिक्कत नहीं है. और अगर अगला अटेम्प्ट लगा तो पेड़ ज्यादा कटते, और समझे क्या. तो इसलिए एक ही अटेम्प्ट में खत्म करने का, सो दैट यू कैन सेव नेचर ऑल्सो. कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 2. थोड़ा ये ज्यादा हो गया सर. हाय हाँ, काफी डीप हो गया सर. ऐसा जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, तो कभी भी इसको स्लोली सॉल्व नहीं करना. ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि कब आपको टाइम कंज्यूम कर जाएगा आपको पता नहीं चलता. क्योंकि होता क्या है कि ये लगता है इजी है, और करते रहते पेलते रहते एंड देन इट टेक्स टाइम. सो यू नीड टू बी रियली ऑन योर टोज. अवेयरनेस ये जो चीज़ है ना, वो आ गई ना तो चीज़ें फास्ट होती है. अवेयरनेस नहीं आती बच्चों को एग्जाम में. यू हैव टू बी ऑन योर टोज, राइट फास्ट एंड हैव टू बी परफेक्ट. आई हैव नीड टू बी एक्यूरेट. ये कंटिन्यूसली दिमाग में भजन चलना चाहिए. मतलब राइटिंग फास्ट डजंट मीन दैट यू कैन क्रिएट मिस्टेक. यू हैव टू थिंक फास्ट एंड यू कैन नॉट कमिट मिस्टेक. यू नीड टू बी लाइक F1 ड्राइवर. एक ट्रक ड्राइवर होता है और एक F1 ड्राइवर होता है. तो जो फॉर्मूला 1 का ड्राइवर होता है वो भी ड्राइवर ही रहता है, बट ही अर्न्स इन crores and lakhs of rupees. So you need to be fast without mistake. Always remember that. और मिस्टेक किए ना तो क्या होता है पता है ना F1 ड्राइवर का? नहीं, डेथ क्यों रहे, ऐसी गंदी बातें नहीं करने की. डेथ नहीं, बट बोल रहा हूं कि गलती हो गई तो क्या हो जाता है. तुम गलती नहीं करोगे, अपने यहाँ पे कुछ नहीं रहे. नेक्स्ट अटेम्प्ट. क्या सीए का एक एंथम हमको सिखाते थे हमारे सीनियर लोग. फाइट नेवर सरेंडर, आफ्टर में देर इज नवंबर. फिर वेर देर इज अ विल देर इज अ वे, आफ्टर में देर इज नवंबर. गुड. ठीक है. ब्रह्मा लिमिटेड हैज 3 डिपार्टमेंट्स. पढ़ रहे हो क्वेश्चन नंबर 2? ब्रह्मा जी तक पहुंच गए हम. ब्रह्मा लिमिटेड हैज 3 डिपार्टमेंट्स. 3 डिपार्टमेंट, 3 होते हैं क्या पता नहीं, सॉरी. एंड सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2011. परचेसेस 5,000 यूनिट, 10,000 यूनिट एंड 15,000 यूनिट डिपार्टमेंट वाइज. परचेसेस दिया 8,40,000, ये फाइनल दिया बेटा, टोटल परचेस दिया. सेल्स दिए इतने सारे यूनिट के. सेलिंग प्राइस दिया 40, 45, 50. क्लोजिंग स्टॉक दिया 400, 600 और 700. और बोल रहे यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ ब्रह्मा लिमिटेड assuming that the rate of GP or the rate of sales is uniform in each case. ट्राई करोगे पहले? Will you give a try? संतोष कोशिश कर. संतोष एकमात्र बच्चा है जो सीए की क्लास में बैठता है और बिल्कुल टेंशन फ्री बैठता है. ये क्वेश्चन भी ऐसा है कि जो इजी लगता है, सॉल्व करने के बाद में पता चल रहा है अटक गए. ट्राई करो और फिर हम आगे जाएंगे.
शैल आई सॉल्व? इसमें तुम कहाँ अटके मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो मैं पहले तुम कहाँ कैसे अटके मैं तुम्हें बताता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया मान लो मैंने ABC, बेटा एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन ना, तो प्लीज ध्यान से देख लो ABC। नाउ यू नो ओपनिंग स्टॉक बट यू नो क्वांटिटी, you know total purchases but you don't know how to apportion it, you know buy sales। तो बेटा सेल्स कितना है जरा एक बार कैलकुलेटर पर लो, 5200 इंटू 40 ना, सो 2,08,000, और दूसरे वाला आएगा 9,800 इंटू 45, 4,41, और तीसरा वाला कितना आएगा बेटा जी, सेल्स कितना 15,300 इंटू 50 कितना आएगा 7,65,000। दिस इज द एक्चुअल सेल। नाउ यू ऑल्सो नो द क्लोजिंग स्टॉक बट यू नो द क्वांटिटी, क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी है। और अब तुमको यहां पर यह पता है कि इन सभी के ऊपर जो रेट लगने वाली वो सेम है, पर वो रेट क्या है वो पता नहीं। अगर मान लो तुमको रेट पता चल गई, जीपी रेट, तो तुम्हें सेलिंग प्राइस पता है क्या प्रत्येक यूनिट की? प्रत्येक यूनिट की सेलिंग प्राइस में से जीपी रेट माइनस कर दिया तो परचेस प्राइस मिल जाएगी क्या? सभी की क्वांटिटी पता है और परचेस प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओपनिंग मिल जाएगा, परचेस मिल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। कैन आई रिपीट? जीपी रेट मिला तो सेल प्राइस में से जीपी रेट माइनस करते कॉस्ट मिल जाएगी, और कॉस्ट को हम यूज कर सकते हैं ओपनिंग स्टॉक के लिए, परचेसेस के लिए और किसके लिए? क्लोजिंग स्टॉक। तब वो मिलेगी कैसे? तो यहां तक तो आपके दिमाग में मैं डालने में कामयाब रहा, ठीक है। आपने यहां तक तो लिखा होगा, लिखा है ना? तो सुनते हैं अभी। मैं एक अज्यूम करूंगा, क्या हो रही है? ओपनिंग स्टॉक का क्लू क्या है? क्वांटिटी इंटू कॉस्ट, और कॉस्ट कैसे निकलेगी? सेलिंग प्राइस माइनस जीपी रेट, और हम ऐसा लिखेंगे दैट द प्राइजेस हैव बीन यूनिफॉर्म फॉर द लास्ट 2 years। इससे फायदा क्या हो जाएगा? जो इस बार बाय किया वही प्राइस पिछले बार भी थी, वही प्राइस पिछले बार थी। तो ओपनिंग स्टॉक के लिए भी जो इस बार की आएगी ना कॉस्ट, वही ओपनिंग स्टॉक के लिए भी रहेगी। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एलईडी लाइट्स, इनकी प्राइस काफी अरसे से चेंज नहीं हुई है। तो अगर मैं प्राइसिंग निकाल पाया करंट ईयर की भी, तो मैं बोल सकता हूं पिछले साल भी कितनी थी मुझे पता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे बहुत सारे यूनिट होते हैं ना जिनकी प्राइसेस चेंज हुई नहीं है। तो if I am able to calculate the price for the current year, I'll be able to tell you what is the price for the last year also। तो हम यहां पर ये assumption लिखेंगे कि prices have been uniform for last couple of years। ये लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ओपनिंग स्टॉक की क्या कॉस्ट रहेगी मैं कैसे निकालूंगा? तो मेरे पास एक ही तरीका है, सेलिंग प्राइस माइनस मुझे क्या करना पड़ेगा? जीपी रेट, तो आई विल गेट व्हाट? कॉस्ट। ओके बेटा, ओके। अब सुन गुड़िया, आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूं कि ऐसा हुआ है नहीं, बात को समझो पांडे जी। अज्यूम करना पड़ेगा कि जितना बाय किया सिर्फ उतना ही सेल हुआ। Whatever you have purchased is only sold, you have to assume। Are you understanding my first assumption? उसके ये assumption समझते तो आगे के तुम खड़ा खटखट लगे। सो अब बेटा तुम्हारे पास हर एक बार कितने यूनिट परचेस किए ये पता है क्या तुम्हें? कितने यूनिट बाय किए? 5,000 इंटू सेलिंग प्राइस। ये हम क्या अज्यूम करें कि जितना बाय किया उतना सेल हुआ। तो ऐसा में परचेस इंटू सेलिंग प्राइस, परचेस इंटू सेलिंग प्राइस, परचेस क्वांटिटी इंटू सेलिंग प्राइस, वैसे मुझे जितना बाय किया उसकी सेलिंग प्राइस मिल जाएगी क्या? और क्या मुझे उसकी कॉस्ट भी पता है क्या? परचेसेस करंट ईयर की टोटल 840 माइनस किया मुझे जीपी मिल जाएगा, एंड देन आई विल कंपेयर दिस विद द टोटल सेल्स एंड आई विल गेट द जीपी रेट। उन्होंने बोला जीपी तीनों केस में कांस्टेंट है। रीड दिस लाइन, द जीपी रेट इज यूनिफॉर्म इन ऑल द 3 केसेस, बोला है ना। सो तुम्हें एग्जाम में ट्रिक कैसा है? जो दिया हुआ है उसका करस्पॉन्डिंग सेल्स फिगर निकालो। जैसे परचेस तुम्हें दिया 840, तो परचेसेस का सेल्स फिगर निकालो। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल राइट डाउन, अज्यूमिंग ऑल, लिखना शुरू करें, ऑल परचेज गुड्स और ऑल परचेज यूनिट्स आर सोल्ड, ऑल परचेज यूनिट्स आर सोल्ड। ये अज्यूमिंग है, एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। इसलिए देखो सेल मैंने वो नहीं लिखा, सेल तो जो एक्चुअली वही लिखा।
अबे हो नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं कौन सा है, ए बी सी, कैन आई नॉट से 5000 इंटू 40, और दूसरे वाले का क्या लिखूंगा 10,000 इंटू 45 सेलिंग प्राइस, और दूसरा वाला क्या है 15,000 इंटू 50। नाउ 5,000 इंटू 40 इज इक्वल टू 2 लाख। ये तो 4,50,000 है, 7,50,000 है क्या? यस। नाउ इफ यू टेक द टोटल 2 4 6 6 14 लाख आ रहा है मेरा, तो 14 लाख ये टोटल मेरा सेल्स आ रहा है क्या? एग्रीड। ये सेल एक्चुअल सेल नहीं लिखना है, ये अज्यूम करें कि इतना सेल हुआ है, लेस करेंगे परचेसेस। कितना है बेटा परचेसेस? 8,40,000। तो तुम्हारा जीपी कितना आएगा इस केस में? 5,60,000। फिर मैंने क्या लिखा? जीपी रेट इज इक्वल टू 5,60,000 डिवाइड बाय 14 लाख इंटू 100। तो जीपी रेट कितना आएगा? 40% आ रहा है क्या बेटा? अब जीपी रेट आने से क्या क्या सिखाया मैंने आपको? प्रत्येक की सेलिंग प्राइस में से जीपी रेट माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? कॉस्ट। प्रत्येक की जीपी रेट में से, सॉरी सेलिंग प्राइस में से जीपी रेट माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगी? कॉस्ट। अगर आप रेडी हो तो बताओ। सो आई विल राइट डाउन कॉस्ट ऑफ गुड्स। सो हम लिखेंगे ए बी सी। सेलिंग प्राइस तो मैं लिखूंगा एसपी माइनस जीपी रेट, है ना? अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स ये एक ही बार ऊपर लिख देता हूं फॉर्मूला, एसपी माइनस जीपी रेट। सुगुड़िया बता मुझे एसपी कितना है पहले का? 40 है क्या? 40 माइनस 40%, 24 आ रहा है। और दूसरे वाले का कितना? 45 माइनस 40%, it is 27, and the last one is 50 minus 40%, 30. This is the cost of the goods. Happy? Dear students, you tell me, अब हमको और एक क्या assumption लिखना पड़ेगा? It is assumed that the cost price of the goods has not changed for last 2 years. मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं बेटा? क्योंकि हमारे स्टॉक किस पर वैल्यू होते हैं? कॉस्ट। अब परचेसेस ये रेट से किया होगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। क्लोजिंग स्टॉक भी मैं बोल सकता हूं कि इसी रेट पर रहेगा, क्योंकि मैंने अज्यूम किया फीफो जो ओपनिंग स्टॉक है वो बिक गया होगा, बट मैं ये नहीं बोल सकता कि ओपनिंग स्टॉक भी इसी रेट पर है। तो इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा कि ओपनिंग स्टॉक के वक्त भी यही रेट थी। सही है सर? वैसे जीपी रेट इज सेम बोला तो ओपनिंग स्टॉक भी सेम रेट पर ही रहना चाहिए। सो बेटा जी, क्या अब मैं यहां पर आकर ओपनिंग स्टॉक निकाल सकता हूं क्या? कॉस्ट पता है बेटा तुम्हें, और ओपनिंग स्टॉक पता है क्या? ओपनिंग स्टॉक पता नहीं है, बट निकाल सकते हैं क्या आप? कैसे निकालोगे? कितने यूनिट सेल हुए? 5,200 प्लस 400 क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब क्रेडिट साइड पता चला। 5,600 माइनस 5,000 तो कितना आएगा? 600। सो बेटा जी, क्या मैं बोल सकता हूं 600 इंटू वॉट? 20। 600 इंटू 24, 14,400। एक सेकेंड, पूरी क्लास वापस से एक बार देखो कैसा है 600। ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड विजुअलाइज करो। तुम्हें सेल्स दिया हुआ है 5,200 यूनिट और 400 यूनिट दिया है क्लोजिंग स्टॉक, मतलब सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ? 5,600। उसमें से करंट ईयर में बाय किया आपने 5,000, तो ओपनिंग कितना रहा? 600 यूनिट। अच्छा, दूसरा वाला कितना रहेगा? 9,800 प्लस 600 माइनस 10,000। बेटा मेरा तो, अच्छा मैंने कुछ गलत किया क्या? 9,800 प्लस 600 माइनस 10,000, 400 यूनिट आएंगे क्या?
इंटू 27, और दूसरा वाला कितना आएगा बेटा 15,300 प्लस 700 माइनस 15,000, 1,000 यूनिट आ रहे क्या? 1,000 यूनिट इंटू 30 रुपए, यही बात बोल रहे हो? 10,800 एंड 30,000. ओके, परचेसेस कितनी यूनिट है बेटा? 5,200 इंटू 24. सॉरी गलती होगी. 5,000 इंटू 24 परचेस लेना पड़ेगा ना, और 10,000 इंटू 27 बराबर है ना, और 15,000 इंटू 30. और इधर भी लिखकर रख देता हूं अभी एक बार का. क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 400 इंटू 24, और ये आएगा 600 इंटू 27, और ये लिख रहा हूं 700 इंटू 30. अरे नालायक को गुस्सा मत होना, कुछ नहीं, फिगर्स यहीं से देखकर उठा के लिख रहा हूं. 5,000 इंटू 24 इट इज 1,20,000, और ये आएगा 2,70,000 बेटा, और ये 15,000 इंटू 30 4,50,000, और 400 इंटू 24 इज 9,600. 600 इंटू 27, you mean 16,200 beta? Okay, and what about this 700 into 300? 21,000, sure. Okay, 21,000. Now with this GP मुझे निकालने की जरूरत नहीं, आप निकाल कर ले लो, मुझे तो ऐसे ही पता है. 83,200 कितना बता रहे तुम? 4,41,000 इंटू 0.4, 176,400, और एक बार चेक कर लो मैच हो रहा है कि नहीं. ये कितना? 3 लाख. एंड डज दैट टैली? सो इसी के साथ ये टैली हो जाता है. यस और नो? यस. सो बॉयज एंड गर्ल्स, let's wind up this session today here only, and we are done with question number 2. आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप सारे क्वेश्चंस एक बार देख के आना जो अभी तक हमने किए. इज दैट ओके? चलो प्यार से बाय बोलो. बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. खुदा हाफिज.